वालेकुम बॉयज़। पेशावर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की ट्यूटोरियल्स की तरफ से आपको खुशामदीद कहा जाता है। लास्ट टाइम से हमारी डिस्कशन हो रही है केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे जिसको नाम दिया गया था केमिकल इक्विलिब्रियम का। केमिकल इक्विलिब्रियम के सिलसिले में मैंने आपको कई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़वाएं, जिसमें से हमने लॉ ऑफ मास एक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किया था। तफसीली डिस्कशन हुई थी हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन पे, जहाँ पर हम इस स्टेज तक पहुँचे थे कि हमने केसी को डिराइव करना सीखा था। केसी को कुछ इस तरह से डिराइव किया था, इसकी कई एक डेफिनेशंस भी आपको लिखवा दी थी। किस तरह से हम केसी को डिफ़ाइन करते हैं, इसको किस तरह से डिराइव करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताया गया था कि केसी हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो केसी से हमें रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में मिलती हैं, उसके बारे में आगे डिस्कशन होना बाकी है। आज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, आगे ले जाते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं कुछ कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम पे। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम पे कि इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे बड़ी कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए ये होनी चाहिए कि हमेशा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा क्लोज्ड कंटेनर में। क्लोज्ड कंटेनर में जहाँ से कोई भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट बाहर इस्केप ना कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई ओपन कंटेनर है और उसमें आप कोई रिएक्शन कैरी कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो इससे इस्केप कर जाएं, निकल जाएं। लिहाजा हमें क्लोज्ड कंटेनर चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर, तो हमें क्लोज्ड कंटेनर चाहिए। दूसरी चीज़ें जो इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट करती हैं वो कंडीशंस में चेंजेस हैं। चेंजेस इन कंडीशंस जो इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट करती हैं, कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो किसी सिस्टम की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती हैं। जब इक्विलिब्रियम एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस है जिसको हमने हाबर्स प्रोसेस का नाम दे रखा है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं अमोनिया की प्रिपरेशन को। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन और अगर इसके ऊपर कंडीशंस को चेक किया जाए तो इसके लिए तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। इसके होने के लिए इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए आयरन ऑक्साइड का। इसके लिए एक ख़ास प्रेशर की ज़रूरत होती है, प्रेशर की। ये फैक्टर्स रिएक्शन कंडीशंस कहलाते हैं। रिएक्शन कंडीशन, अगर इन रिएक्शन कंडीशंस में चेंजेस आती हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती है सिस्टम की। सिस्टम की इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो तो फिर क्या होगा। इसके लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हेनरी लेशेटले। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल प्रेजेंट किया था जिसको लेशेटलेस प्रिंसिपल का नाम दिया जाता है। वो प्रिंसिपल तो यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दूँ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लेशेटले, अगर आपके पास कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में है, नाउ यू नो इक्विलिब्रियम वेल के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाए, डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए, तो सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जो कि डिस्टर्बेंस आप क्रिएट कर रहे हो वो कम से कम हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिएक्टेंट्स बाहर से ऐड करते हो तो सिस्टम फ़ौरन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा ताकि रिएक्टेंट्स कम हो जाएं। अगर आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हो तो रिएक्शन फ़ौरन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा ताकि प्रोडक्ट्स कम हो जाएं। इसी तरह अगर टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट वगैरह को चेंज करते हो तो सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम को दोबारा बहाल करने की कोशिश करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे आगे जाके आप डिस्कस करोगे। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। अब बताया गया कौन सी कंडीशंस हैं जो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती हैं। वो कंसंट्रेशन भी हो सकती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये कंडीशन हमारे पास टेम्परेचर भी हो सकती है, सिस्टम पे जाने वाला टेम्परेचर,
और ये हमारे पास प्रेशर भी हो सकता है, ये हमारे पास वॉल्यूम भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस है जो इस सिस्टम की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती हैं। नोट कर लें अपने साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम के बाद हमारी डिस्कशन हो रही है वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम इक्विलिब्रियम को पहचान सकते हैं, हम ये पता चला सकते हैं कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में है या नहीं है। एक शॉर्ट सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। So there are two ways that we can recognize the equilibrium of a system. कुछ तरीके ऐसे हैं जो फिजिकल मेथड्स कहलाते हैं, फिजिकल मेथड्स, और कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो केमिकल मेथड्स कहलाते हैं। फिजिकल मेथड्स में जो मेथड्स यहाँ पे बाय नेम डिस्कस हो रहे हैं वो है रिफ्रैक्टियोमेट्रिक मेथड, पोलरिमेट्रिक मेथड, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, कंडक्टिव मेट्रिक मेथड, पीएच मेट्रिक मेथड। मुख्तलिफ मेथड्स हैं फिज़िकल मेथड्स जिसके ज़रिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम का पता चला सकते हैं। दूसरी किस्म के मेथड्स जो केमिकल मेथड्स हैं उसमें जो एक नाम यहाँ पे डिस्कस हुआ है वो टाइट्रेशन का नाम है जो डिस्कस हुआ है, इसके ज़रिए हम किसी सिस्टम की केमिकल इक्विलिब्रियम का पता चला सकते हैं। मेथड्स को बस सिर्फ नाम ही तक महदूद रखा गया है, यहाँ पर ज़्यादातर डिस्कशन इस पर नहीं हुई। नाम याद रख लें, फिज़िकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स और फिज़िकल मेथड में फ़र्क ये है कि यहाँ से हमें सैंपल की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, हमें कुछ केमिकल निकालने नहीं पड़ते, हम बाहर से कोई रेडिएशन पास करके पता चला सकते हैं या कंडक्शन के ज़रिए पता चला सकते हैं कि रिएक्टेंट्स कितने हैं, प्रोडक्ट्स कितने हैं, कितने टाइम में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है। और यहाँ पर केमिकल मेथड्स में टाइट्रेशन एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट है जो अक्सर आप 9th या 10th क्लास में परफॉर्म करते हो। इसके ज़रिए हमें केमिकल ले के पता मालूम करना पड़ता है कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुई है या नहीं। सो दीज आर द वेज बाय विच इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा आपको इस बारे में कि किस तरह से हम इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है या नहीं, या भी होना बाकी है। डिटेल आप आगे क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स पे। केसी की एक्सप्रेशन में कल आपको बता दिया गया था कि हम केसी को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, केसी की एक्सप्रेशन कैसे होती है। कुछ जनरल सा रिएक्शन जो मैंने आपको लिखवाया था इस तरह से, इसमें हम मोल्स पे डिस्कशन कर रहे थे। उसके बारे में आपको कुछ यूँ लिखाया गया था कि इस सिस्टम के लिए हम केसी को कुछ इस फॉर्मेट में लिखते हैं, मोल्स ऑफ सी, मोल्स ऑफ टी रेज़ टू द पावर सी रेज़ टू द पावर डी, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी रेज़ टू द पावर बी। हाँ, ये भी आपको बताया था कि इसके लिए हम लिखते हैं मोल्स पर डी एम क्यूब, मोल पर डी एम क्यूब। इसके लिए भी हम लिखते हैं मोल पर डी एम क्यूब। इसी तरह इसके लिए भी हम लिख सकते हैं मोल पर डी एम क्यूब, एंड सेम इज़ द केस ओवर हियर, मोल पर डी एम क्यूब। दैट इज़ कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा। अब हमारे पास अगर इस फॉर्मेट को देखा जाए तो यूनिट्स हमारे पास क्या निकल सकते हैं। अगर ये यूनिट इसको क्रॉस करती है तो ये यूनिट इसको क्रॉस कर देती है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का कोई यूनिट नहीं बचेगा। बट इट डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम रिएक्शंस टू रिएक्शन, कि रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी क्या है, इसके मोल्स कितने हैं, प्रोडक्ट्स के मोल कितने हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है। फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस इज रिएक्टिंग विद आयोडीन गैस, दे आर फॉर्मिंग HI इन गैसियस फॉर्म। और अगर इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखिए तो हमको उसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, HI रेज़ टू द पावर स्क्वायर, H2 रेज़ टू द पावर 1, I2 रेज़ टू द पावर 1। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके लिए यूनिट्स लिख डालो तो ये HI पावर स्क्वायर है, तो मुझे इसके लिए कुछ इस तरह से यूनिट लिखने पड़ेंगे, मोल पर डी एम क्यूब पावर स्क्वायर। इस तरह मुझे इसके लिए लिखना पड़ेगा मोल पर डी एम क्यूब, और इसके लिए लिखना पड़ेगा मोल पर डी एम क्यूब। अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर, सो ये एक इसके साथ कट गया, इसके साथ, और ये स्क्वायर कट गया, ये बात ख़त्म हो गई। सो इस रिएक्शन में केसी हैज़ ये नो यूनिट्स। बस इट एज आई टोल्ड यू, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन। मैं अगर कोई और रिएक्शन आपके सामने लिखूँ, उसको डिस्कस करें, तो केसी के कुछ इस तरह से यूनिट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है, हाँ, N2 प्लस H2, अमोनिया की एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्मिंग NH3, बैलेंस करके लिख डालें। इसके लिए अगर मैं यूनिट लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिखना होगा, NH3 पावर स्क्वायर। इसके लिए लिखेंगे N2, और इसके लिए लिखना पड़ेगा H2 पावर क्यूब। इसके लिए यूनिट लिख लें, मोल पर डी एम क्यूब पावर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2। इसके लिए मोल पर डी एम क्यूब, और सेम इज द केस मोल पर डी एम क्यूब पावर क्यूब। इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर मैं इस यूनिट को इसके साथ एक क्रॉस कर दूं, एक बच जाएगा, इसको मैं इसके साथ एक क्रॉस कर दूं तो ये हमारे पास 2 बच जाएंगे। तो इसका यूनिट होगा केसी 1 पर मोल डी एम क्यूब, एंड दैट इज स्क्वायर। नोट कर ले अपने साथ, बुक में है, सिंपल से एग्जाम्पल दिए गए हैं।
ओके बॉयस, ये था टॉपिक हमारा मोल पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल भी करवा देता हूँ इस सिलसिले में ताकि बात मज़ीद क्लियर हो जाए। ये हमारे पास एक कंपाउंड है N2O4 गैसियस फॉर्म में, डाइनाइट्रोजेट टेट्राऑक्साइड, ये हमारे पास बना रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। अगर इसको कैसी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाए और इसके यूनिट लिखे जाएं तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा मोल पर DM³ रेज़ टू द पावर 2, और इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा मोल पर DM³। सो एक इसके साथ कट जाएगा, ये रह जाएगा मोल पर DM³। तो डिपेंड करता है रिएक्शन से रिएक्शन पे कि कैसी के यूनिट्स हमारे पास क्या निकलेंगे। यहाँ पे कैसी है यूनिट, नो यूनिट्स, यहाँ पे 1 पर मोल पर DM³ पावर 2, यहाँ पे मोल पर DM³ यूनिट बच रहा है हमारे पास। सो दैट इज़ हाउ टू राइट द यूनिट्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उम्मीद है कुछ न कुछ बातें आसान हो रही होंगी आपके लिए कि किस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स को डिस्कस कर सकते हैं। और बात वही है कि कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं मोल में, जिसको हमने नाम दिया था एक्टिव मास का, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग से। हाँ, रिमेंबर दैट, कर लॉ ऑफ मास सेक्शन आपको पढ़वाया था, उसमें हमने पढ़ा था द रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। चलिए प्रोसीड करते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं फाइंडिंग वैल्यूज़ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कई दफ़ा आपको बताया गया कि केसी का नाम दिया जाता है। किस तरह से हम इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं, इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम क्या है हमारे पास। अगर हम किसी तरह से एक्सपेरिमेंटली इसका पता चला लें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या क्या हैं, तो हम आसानी से केसी की वैल्यू का पता चला सकते हैं। इस सिलसिले में हमें एग्जांपल पर डिस्कशन करनी होगी। चलें एक एग्जांपल ले लेते हैं बुक से। जी, ये है हमारे पास एग्जांपल 9.3, और एग्जांपल 9.3 में आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं रिएक्शंस की, जिसमें वही रिएक्शन डिस्कस हो रहा है जो थोड़ी देर पहले हमने यूनिट्स मालूम करने के लिए डिस्कस किया, हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रिपरेशन वाला। दैट इज़ H2 reacts with I2 forming HI, और इसमें आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं जिसमें H2 की वैल्यू आपको दी गई है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 दैट इज़ 0.04 मोल पर DM³। इसी तरह I2 की कंसंट्रेशन भी है 0.04 मोल पर DM³। इसी तरह HI की कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.08 मोल पर DM³। नाउ इट्स सिंपल, अगर ये चीज़ें आपको मिल गई, ये वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो दैट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी। कैसे केसी की वैल्यू कैलकुलेट करें, पहले इसको केसी के फॉर्मेट में लिख डालें। कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। सो प्रोडक्ट्स रेज़ टू द पावर 2, जो कोएफिशिएंट है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ I2। नाउ पुट दी वैल्यूज़ गिवन ओवर देयर, यहाँ से उठा लें। HI की वैल्यू दी गई 0.08 मोल पर DM³ एंड दैट इज़ गिवन इन स्क्वायर। यूनिट लिखें साथ न लिखें डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है 0.04 मोल पर DM³ एंड दैट इज़ 0.04 मोल पर DM³। सॉल्व कर दें मैथमेटिकली एंड यू विल गॉट द आंसर दैट इज Kc इज इक्वल टू 4। इट इज़ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपको
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का पता चल जाए, जो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, तो हम Kc की वैल्यू को आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसमें और एग्जांपल भी आपको दिए गए हैं जो आपकी सेल्फ स्टडी के हैं, जो आपने ख़ुद पढ़ने हैं। ओके बॉयज़, चलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ बातें हमारी समझ में आ रही हैं कि Kc क्या है, Kc के यूनिट्स क्या है, Kc को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, Kc की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। Now coming to a very important topic, importance or significance of equilibrium constant. चैप्टर के स्टार्ट ही से ये बात मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि Kc की जो डिराइवेशन हमने की, Kc हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम Kc को क्यों कर डिस्कस करते हैं। तो दैट इज़ गिवन द नेम इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हो आई टोल्ड यू दैट कि हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन Kc से मिलती हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, चलो मैं एक एक करके आपको यहाँ पे बताता चलूँ। एक तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को। प्रेडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन। एक तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रेडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में रिएक्टेंट ज़्यादा या प्रोडक्ट ज़्यादा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। हम पता चला सकते हैं चेंजेस इन कंडीशन अपॉन ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। इसके अलावा भी हम चंद एक चीज़ों का पता चला सकते हैं, लेकिन आपके बुक में इन 3 पार्ट्स पे डिस्कशन हुई है। सॉरी, प्रेडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन, प्रेडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, चेंजेस इन कंडीशन अपॉन ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। चलो मैं थोड़ा कर एक एक के बारे में बताता चलूँ कि व्हाट डज प्रेडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मीन्स। प्रेडिक्ट करना, पहले से बताना। प्रेडिक्शन, मौसम की प्रेडिक्शन, मौसम कैसा होगा, कैसा होगा, डायरेक्शन कौन सा होगा, प्रेडिक्शन पहले से बताना। इस तरह से हम लिखते हैं पेशन गोई, पहले से बोलना किसी बात के बारे में। कोई भी रिएक्शन किसी भी वक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसके बारे में हम Kc की वैल्यू से देखकर बता सकते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात, प्रेडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में किसी भी वक्त रिएक्टेंट की क्वांटिटी कितनी है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, इसके बारे में हम पता चला सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में अगर आपने कंडीशन में चेंजेस लाई, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक नाम भी लिखवाया था, लिशेटलीस प्रिंसिपल, तो हम बता सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम की हालत में है, इक्विलिब्रियम है, आपने उसकी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो असर क्या होगा सिस्टम पर, सिस्टम क्या करेगा, इन सारी चीज़ों पर हमारी डिस्कशन होने जा रही है।
चलो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँ। हाँ, आप जल्दी से नोट कर लें इसको। ओके बॉयज, जैसे आपको बताया गया, प्रिडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए केसी की कुछ खास वैल्यूज़ होती हैं जो सिस्टम की इक्विलिब्रियम की हालत पे कैलकुलेट की जाती हैं। जस्ट सपोज मैं आपको एक रिएक्शन के बारे में बता दूं। ये हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है H2 + I2 फॉर्मिंग HI। बैलेंस करते जाएं, स्टेट्स लिखते जाएं साथ HI। मैं आपसे कहता हूं कि जब ये सिस्टम, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत तक पहुंचा, एट इक्विलिब्रियम, और हमने एक्सपेरिमेंटली इसके लिए केसी की वैल्यू कैलकुलेट की और इसके लिए केसी की वैल्यू निकली फॉर एग्जांपल 49। अब जब भी ये रिएक्शन आप कैरी करोगे, ये रिएक्शन करोगे और इसके लिए केसी की वैल्यू आपके पास 49 आएगी, तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि द सिस्टम इज़ इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर ये वैल्यू आपके पास 49 से कम या ज़्यादा आ रही है तो हम इस तरह से नहीं कह सकते कि ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। हम क्या करते हैं, रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक कंटेनर लिया, एक बीकर लिया, उसमें हमने H2 और I2 को मिक्स किया, एक सिलेंडर लिया और हम बनाने जा रहे हैं HI को। और कुछ टाइम बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट्स बाद, 10 मिनट्स बाद, हम इससे कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं और इससे केसी की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास केसी की वैल्यू निकली, हम फॉर एग्ज़ाम्पल 54 निकली। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास केसी की वैल्यू निकली 46 निकली। अब देख सकते हैं कि ये केसी की वैल्यू इससे डिफरेंट, ये केसी की वैल्यू इससे डिफरेंट। अब इक्विलिब्रियम की हालत में उस वक्त होगा जब इसके लिए केसी की वैल्यू 49 होगी। अगर किसी की वैल्यू 49 नहीं आ रही तो इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं हो तो इसके लिखने का, इसके बोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा फिर हम इस टर्म को एक नए टर्म से एक्सप्रेस करते हैं जिसको हम नाम देते हैं QC का। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में ना हो तो केसी को हम QC यानी रिएक्शन कोशेंट के नाम देते हैं। नाउ घर यहाँ तक आपको बात की समझ आ रही है कि मैंने केसी क्यों नहीं लिखा, क्यों QC लिखा, तो आगे आपको पढ़ाना आसान हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि केसी उस वक्त होगा जब इसके लिए वैल्यू आ रही हो। अब वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आ रही है तो हम कभी इसको केसी नहीं बोलेंगे, हम इसको नाम देंगे QC का। अब हम इस रिएक्शन के लिए QC और केसी की कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन, वो कंपैरिजन क्या होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। Comparison of the value of QC and KC। चलिए मुझ कुछ जगह साफ करनी पड़ेगी। चलिए इसको यहाँ पे लिखे देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। QC रिएक्शन कोशेंट एंड KC की कंपैरिजन हो रही है। अब कंपैरिजन कैसे हो रही है आप मुझसे बेहतर जान सकते हैं। हमारे पास पहली कंडीशन कुछ इस तरह से राइज हो सकती है, इफ और व्हेन QC इज़ ग्रेटर देन KC। अगर ऐसी बात हो और आपके पास QC की वैल्यू KC के मुकाबले में ज़्यादा आ रही हो तो हम कहेंगे कि the reaction is going in reverse direction। रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है या जाएगा, क्यों? इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ कम आ रही है,
क्यू सी इज़ ग्रेटर देन के सी की वैल्यू कम है, क्यू सी की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा जा चुका है। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुकी है। इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश करने के लिए इसको रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। नोट करते जाएं अपने साथ साथ। दूसरी कंडीशन, क्यू सी इज़ लेस देन के सी। इस सिलसिले में इसको उल्टा करके लिख लें, रिएक्शन विल फॉलो फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स की मिकदार कम है, बराबर करना चाहता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो रिएक्शन विल फॉलो फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर दोनों बराबर बराबर हों सो आप उससे बेहतर क्लू निकाल सकते हैं। इफ़ क्यू सी इज़ इक्वल टू के सी देन द रिएक्शन इज़ एट इक्विलिब्रियम। दोनों डायरेक्शन बराबर बराबर चल रहे हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड इक्वल हैं। फॉरवर्ड इज इक्वल टू रिवर्स, बराबर बराबर चल रहे हैं। नोट कर लें अपने साथ, शाबाश।